तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोर से एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। ठीक है। तो तो वही बच्चे, अभी आर्मी में भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इतना अच्छे से। चलो, तो हमारे पास कुछ पार्ट बचा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। वी हैव ऑलरेडी डन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वन पार्ट जिसको बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर स्पेशली अगर आप देखोगे तो देर आर टू टाइप ऑफ साइकिल्स विल बी सीन। वन तो आप देख रहे हो ह्यूमन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, और दूसरी ईस्ट्रस साइकिल्स होती हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस? ईस्ट्रस साइकिल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, क्या बताएंगे? जिसको हीट पीरियड भी बोलते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर। यस, क्या उनके अंदर सीजनल, अगर आप देखोगे तो सीजनल वो होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है, पॉलीस्ट्रस भी हो सकता है और मोनोईस्ट्रस भी हो सकता है। मोनोईस्ट्रस मतलब एक साइकिल में, मतलब एक ईयर में आप देखोगे एक ही बार ब्रीडिंग सीजन आ रहा है। ठीक है, जैसे बैट के केस में होता है। और किसका? ईस्ट्रस साइकिल्स बच्चे, जो आपके ये साइक्लिक चेंजेस ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कुछ में आपके जैसे जो प्राइमेट्स होते हैं, मैमल्स के अंदर जो प्राइमेट्स होंगे, जिसमें आपके मंकीज, एप्स और ह्यूमंस आ गए, उनके अंदर तो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉन प्राइमेट्स हैं, उन नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो साइकिल होती है, उस साइकिल को बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है। तो हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ रहे हैं, दैट विल हैपनिंग ओनली इन द प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में ह्यूमन, एप्स, मंकीज। और नॉन प्राइमेट्स के अंदर कौन सी साइकिल होती है? ईस्ट्रस साइकिल, जो हो सकती है मोनो ईस्ट्रस और हो सकती है पॉली ईस्ट्रस। पॉली ईस्ट्रस मतलब एक ही बार में कई बार ब्रीडिंग सीजन आ रहा है ईयर में, कई में ऐसा हो रहा है एक ही बार आ रहा है। और स्पेशली उन केस में क्या होता है, जैसे अगर आप ह्यूमन के केस में देखो या प्राइमेट्स के केस में देखो, तो मेंस्ट्रुअल फेज जब होगा स्पेशली, तो दैट्स अ फेज जिसमें लाइक यू विल नॉट बी गोइंग फॉर द सेक्चुअल इंटरकोर्स, क्योंकि वो ब्लीडिंग फेज होता है। लेकिन इन द केस ऑफ द ईस्ट्रस फेज, उस फेज को आप बोलते हो हीट पीरियड, और दैट्स अ मैक्सिमम टाइम जहां पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होंगे, राइट। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो ईस्ट्रस फेज को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। रफली आपको आइडिया हो गया कि ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। प्राइमेट्स में जो साइकिल हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉन प्राइमेट्स में हो रही है उस साइकिल को क्या बोल रहे हैं, ईस्ट्रस साइकिल बोल रहे हैं। ईस्ट्रस साइकिल में भी मोनो ईस्ट्रस एंड पॉली ईस्ट्रस। पॉली ईस्ट्रस के केस में आपके पास जैसे आपको स्क्वेरल का केस हो गया, काऊ का केस हो गया, राइट। तो बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो पॉलीस्ट्रस के हैं। मोनोस्ट्रस में बैट हो गया, राइट। ऑल दीज आर द मोनोस्ट्रस। अब आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है कितने डेज का साइकिल होता है? 28 डेज का साइकिल होता है। दैट कैन वेरी, राइट। 25 to 35 डेज तक वेरी कर सकता है, राइट। और वो डिपेंड करता है, देर आर मैनी फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ का फैक्टर हो सकता है, देर आर मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से इसका नंबर चेंज हो सकता है। और ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देख रहे हो 28 डेज की साइकिल है, जिसमें आप देखते हो स्टार्टिंग के जो 2 to 4 डेज होते हैं, वो कौन सा फेज होता है? ब्लीडिंग फेज होता है या मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ठीक है। उसके बाद देन यू विल बी हैविंग अ विच फेज? कौन सा फेज होता है? नेक्स्ट फेज को क्या बोलते हैं? फिर होता है आपका प्रोलिफरेशन फेज हो गया। उसको दूसरा नाम क्या होता है उसका? फॉलिकुलर फेज। मतलब फॉलिकल ग्रो करेंगे, और प्रोलिफरेशन इन द सेंस कि जो आपकी जो वॉल होगी, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, वो कैसे करती है? ग्रो करती है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? अगर आप देखोगे तो ये फिनोमेना होता क्यों है? क्योंकि आप देखोगे ये यूट्रस का वॉल है, इस यूट्रस के अंदर इस तरीके से आपके पास ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और आपके पास स्ट्रक्चर्स होती है कौन सी? ओवरीज। ठीक है। इन ओवरीज से क्या निकलता है? ओवा निकलता है, और कहाँ आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। कौन से स्पेस, कौन सी जगह पे आता है? एम्पुलरी रीजन में आ जाता है। अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो वो देखेगा कि वहां लिखा है उन्होंने जंक्शन पे आता है। ठीक है। तो अगर आपके पास सेकंड मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, एम्पुलरी रीजन नहीं दे रखा, तो यू विल बी गोइंग फॉर द जंक्शन।
ठीक है। लेकिन मेनली आपके पास कौन सा जा रहा है, जैसे एम्पुलरी जंक्शन है, लेकिन अगर आप कोई पुरानी एनसीईआरटी उठाओगे तो उन्होंने स्पेशली लिख रखा है कि इट इज प्रेजेंट ऑन द जंक्शन, ठीक है। तो वो भी करेक्ट हो सकता है अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरे इवेंट कैसे हैं, दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट जिसमें आप किसका वेट कर रहे हो, एक प्रिंस का वेट कर रहे हो जिसका नाम है स्पर्म, और ये आपकी वॉल है किसकी, जैसे कि कोई शादी होती है उससे पहले आप क्या करते हो, डेकोरेशन करते हो बहुत सारी। तो स्पर्म को वेलकम करने के लिए यूट्रस के अंदर बहुत सारी डेकोरेशन की जाती है, और इसी लेयर को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम लेयर। ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है, पहला फेज तो आपने देखा ल्यूटियल फेज, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि व्हेन द प्रिंस इज नॉट रीचिंग आउट। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं होता क्या है। आपके पास ये लेयर है, ओवा आपके पास यहाँ आ रहा है, ओवा यहाँ वेट कर रहा है, ठीक है। किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंस के आने के लिए आपने क्या कर रखा है, पूरी डेकोरेशन कर रखी है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जब वो आएगा तो वही बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो वाला सिचुएशन है। तो आपने क्या कर रखा है, सजावट कर रखी है यहाँ पर, और वो क्या है, दैट इज अ एंडोमेट्रियम। अब इस एंडोमेट्रियम में ये जो थिकनिंग है, स्पेशली आपका क्या होता है, स्टार्टिंग का तो में तो रिलीज हो गया, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट जब 5 to 14 डेज हो रहा है, 5 to 14 डेज में आप क्या कर रहे हो, इसको थिक कर रहे हो। अच्छा, टोटल अगर स्पर्म्स की बात करें तो कितने स्पर्म्स आते हैं, टोटल कितने स्पर्म्स आते हैं, मतलब मान लो कि मैं बता रहा हूं आपको, ये सर्विक्स है, इससे नीचे आपके पास वजाइना है, बताइए कितने स्पर्म्स पहुंचेंगे इस प्लेस पे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पहुंचेंगे। कितने लोगों को लगता है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पहुंचेंगे? जब रिलीज होता है वजाइना में तब आपके पास 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, बट जब वो सर्विक्स तक पहुंचते हैं तो हार्डली यहां तक पहुंचते हैं 10,000। कितने पहुंचते हैं? 10,000। मतलब स्ट्रगल है यार रियल में, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने 200 to 300 मिलियन रिलीज कर दिया तो 200 to 300 मिलियन डायरेक्टली यूट्रस में पहुंच गए। इन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से यूट्रस में कितने पहुंच रहे हैं? 10,000। और यहां तक कितने पहुंचते हैं? 250 हार्डली। मतलब जितना जो राइज करेंगे वो अप्रोक्सीमेशन एक नंबर दे रखा है अराउंड 250। कितने पहुंचेंगे? 250 स्पर्म्स पहुंचेंगे। मतलब टोटल आपके पास कितने थे? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वजाइना में इंसेमिनेशन के दौरान पेनिस के थ्रू रिलीज हुए, तो नंबर वाज 200 to 300 मिलियन। सर्विक्स वजाइना से क्रॉस करते हुए, सर्विक्स को क्रॉस करके जब आप यूट्रस में पहुंचोगे तो यू विल बी हैविंग अराउंड 10,000। और जब फाइनली आप फर्टिलाइज करने जाओगे तो हाउ मेनी यू विल बी हैविंग? 250। 250 के अराउंड होंगे स्पर्म्स जो कहाँ पहुंचेंगे? एग के पास पहुंचेंगे या आपके ओवा के पास पहुंचेंगे, ठीक है। सो ये एक लेयर है, और इसमें जब स्पर्म आ जाता है तो बहुत खुश होता है। ये पूरा पोर्शन आपका वो मतलब इस काइंड ऑफ एंडोमेट्रियम जिसको आपको स्टेब्लिश करके रखना है, सो दैट आप क्या कर सको, एक जो पूरा एनवायरनमेंट जो है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्पेशली फॉर द जाइगोट, कि जाइगोट आएगा हम इसको यहाँ इम्प्लांट कराएंगे। लेकिन होता क्या है, क्यों मेंसेस होते हैं, क्यों ये ब्लीडिंग फेज होता है, कि जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक बार शादी का मंडप सजा हुआ है और लड़का नहीं पहुंचा वहाँ, ठीक है, तो फिर मतलब लड़की वेट करती है, और इसका वाइसी वर्सा भी हो सकता है। तो मतलब वेट हो रहा है, वेट होते होते मतलब आपने 14th डे तक का वेट किया क्योंकि दैट वाज अ डे ऑफ द वेडिंग, राइट। लेकिन फिर उसके बाद ओवुलेशन का डे था 14th डे का, लेकिन लड़का नहीं पहुंचा 14th पे, तो वेट हो रहा है क्योंकि सच्ची मोहब्बत है। अब सच्ची मोहब्बत है तो वेट तो होगा। कब तक वेट होगा? आधा, हाँ, पूरा फेज आपने निकाल दिया, 14 से आप 28 पे पहुंच गए। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मूवीज में दिखाया जाता है कि हीरोइन उठ के जाती है और सबसे पहले मंडप को उजाड़ देती है, करती है नहीं कि ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, बहुत बुरा लड़का था वो, ठीक है। तो वो सारा माहौल ही क्या है एक्चुअली, दैट इज अ मेंसेस फेज। जिस फेज की आप बात कर रहे हो, स्टार्टिंग के जो 2 to 3 का डेज का फेज है, जो ब्लीडिंग फेज है, जिसको लोग समझते हैं दिस इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्चुअली इट्स द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। काफी लोगों को लगता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है दैट इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन वो असल में है क्या? दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है और जिसमें आप क्या रिलीज करा रहे हो?
एंडोमेट्रियम को रिलीज करा रहे हो, राइट, दैट्स अ फेज। चलिए तो इसकी एक बार समरी देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ समरी वी आर हैविंग। एक ये आपको एक चार्ट दिखाया जाता है जो बहुत ही कंक्लूसिव चार्ट है, मतलब वो अपने आप में सब कुछ बता देता है। मुझे लगता नहीं है कि बाकी आपको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है आफ्टर दिस चार्ट, राइट, जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे स्टार्टिंग के फेज में यू आर हैविंग द फॉलिकुलर फेजेस एंड ल्यूटियल फेजेस, उसमें कैसे वॉल ग्रो कर रही है, प्रोलिफरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको हार्मोन्स के बारे में बताया जा रहा है कि FSH एंड LH कैसे आ रहा है, LH का सर्ज कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का क्या रोल है, वो सारा एक कंक्लूसिव दिखाया गया है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो कौन कौन से फेजेस है और व्हाट वी आर हैविंग इन दोस फेजेस। ये एक कंक्लूसिव टेबल है अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने फेज होते हैं? फर्स्ट फेज यू आर हैविंग द menstrual phase, second is a follicular or proliferative phase, third is ovulation and fourth one is luteal or secretory phase. menstrual cycle में कितने phases हो गए? There are 4 phases. First one is the menstrual phase, second is the follicular phase or the proliferative phase. follicular phase मतलब आपका follicle भी grow कर रहा है, साथ में किसका proliferation हो रहा है? एंडोमेट्रियम जो है स्पेशली उसका proliferation हो रहा है, मतलब वो grow कर रहा है बहुत तेजी से। Ovulation, you know this is the day of wedding, right? Ovulation मतलब ओवा का रिलीज होगा एंड द लास्ट इज ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, राइट। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपके पास था मेंस्ट्रुअल फेज, स्टार्टिंग का फेज है 3 to 5 डेज का, जिसमें ड्रेस्टिक डिक्लाइन होता है प्रोजेस्टेरॉन का। किसका डिक्लाइन होता है बच्चे? प्रोजेस्टेरॉन का डिक्लाइन होता है। और प्रोजेस्टेरॉन का डिक्लाइन होने का रीजन एक्चुअली रहेगा क्या? क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे जब आपका ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा होता है उस टाइम पे LH और FSH का लेवल बहुत कम होता है। हम लास्ट फेज की बात करें, सिक्रीटरी और ल्यूटियल फेज में। इस फेज में आपके LH और FSH का लेवल जब गिर रहा होता है और LH का लेवल जब बहुत कम होता है तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? LH, राइट। और जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो किसका लेवल गिर जाएगा फिर? प्रोजेस्टेरॉन का। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा तो उससे क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, दैट विल रिजल्ट इनटू द breakdown of the endometrium lining and its blood vessel which forms a liquid that comes out through the vagina and constituting the menstrual flow, ठीक है। इसमें जो लर्न करने वाली बात है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों डिक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर? कौन सा फेज है? पहला मेंस्ट्रुअल फेज। कब से कब तक चलेगा? यू विल बी हैविंग 3 to 5 डेज, स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज चलेगा। इस 3 to 5 डेज में एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, और जो आपकी जितनी भी आपने डेकोरेशन कर रखी थी इन द यूट्रस, इट विल गेट डिसइंटीग्रेटेड और वो इट विल बी कमिंग आउट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, दिस इज फ्रॉम 5 to 14, राइट। आप देखोगे 5 to 14। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्यों दे रखा है? द वेरिएबल नंबर इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज जो लेंथ है दैट कैन चेंज, राइट। तो जब लेंथ चेंज होगी, क्योंकि आप जब निकालते हो ओवुलेशन का डे निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो? टोटल नंबर ऑफ साइकिल डे, मतलब जितने भी हैं, सपोज किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज हो गया 35, तो आप क्या करते हो? टोटल में से किस दिन ओवुलेशन होगा, द डे ऑफ ओवुलेशन हम कैसे निकालते हैं? टोटल डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, ठीक है। तो आपके कौन सा फेज वेरिएबल हो रहा है? क्योंकि ओवुलेशन वाला फेज तो आपका फिक्स रख दिया आपने, आपने 14 डे तो फिक्स कर दिए ना, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग का फेज जो वेरिएबल फेज में जाता है वो कौन जाता है? फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि इसमें से वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो वेरिएबल फेज कौन सा जा रहा है? फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। दैट यू ऑलरेडी नो कि अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज का है, 32 डेज का है, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि ओवुलेशन कब होगा, 32 - 14, राइट। so that will be telling about the day of the ovulation, right? इस फेज में हो क्या रहा है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन FSH and LH. what it does, stimulate the secretion of estrogen from follicles. obviously follicles का size increase होगा, वो क्या रिलीज करेंगे? estrogen रिलीज करेंगे, right? फॉलिकल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बढ़ रहा है, राइट। और प्राइमरी फॉलिकल ग्रेजुअली मैच्योर्स टू ग्राफियन फॉलिकल्स, राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो टर्शरी फॉलिकल होती है उसके अंदर oocyte कौन सी होती है?
प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है, कौन सी होती है? प्राइमरी होती है बच्चे उसके अंदर। आप देखोगे उसके बाद आएगा चेंज आएंगे उसमें। आपका जो टर्शरी फॉलिकल बन गया, टर्शरी फॉलिकल तक तो प्राइमरी कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, उसके बाद उसमें डिवीजन होगा। आपका जो फॉलिकल डिवाइड हो रहा होता है, सबसे पहले आपके पास प्राइमरी फॉलिकल है, तो फॉलिकल तो ग्रो कर रही है अपने में, लेकिन टर्शरी फॉलिकल के बाद जब आप ग्राफियन में जाओगे तब सेकेंडरी बनेगा। जो मैच्योर किया, मतलब टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो स्टार्टिंग का फेज होता है उस टाइम पे कौन सी होती है? प्राइमरी ऊसाइट ही होता है, और प्राइमरी ऊसाइट के बाद फिर बनेगा आपका सेकेंडरी। तो हमें जब ये लगता है, कई बार हमें कंफ्यूजन ये होता है कि जो हम फॉलिकल के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऊसाइट, जो कि ऊसाइट से रिलेट नहीं कर रहा। पहले फॉलिकुलर ग्रो तो हो ही रहा है, साथ में ऊसाइट का भी ग्रो हो रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से है। ठीक है, कि जब आपका फाइनल जो फॉलिकल बनने वाला है उस टाइम पे आप डिवाइड करेंगे, जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया देन यू विल बी हैविंग द सेकेंडरी ऊसाइट। और सेकेंडरी ऊसाइट भी कौन से फेज में होता है? वो मेटा फेज में, राइट? इट विल बी इन द मेटा फेज, राइट? क्योंकि अभी भी आपने कंप्लीट नहीं किया। वो मेटा फेज कब कंप्लीट होगा? जब स्पर्म आ जाएगा, स्पर्म आपका वॉल पे टच करेगा, डीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर, देन इट विल रिजल्ट इनटू द कंप्लीट जो सेकंड मियोसिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर करेंगे, ग्राफियन फॉलिकुलर बनेंगे, और एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। इस फेज में क्या होता है? वॉल बनती है, मतलब 1 to 5 के अंदर आपने सारी वॉल हटा दिया, 5 to 14 के अंदर यू आर अगेन रीजनरेटिंग इट, राइट? किसके थ्रू हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? FSH and LH, right? FSH or LH are the hormone, those will be responsible for increasing the proliferation, increasing the size of the follicles, and it will result into the formation of the Graafian follicle. Primary follicle से आपने क्या बना दिया? Graafian follicle बना दिया, and that is a ready to release what? Secondary oocyte, right? उसके बाद you are having the third event that is called ovulation. Yes बच्चे, सेकेंडरी oocyte एक्चुअली हम मिसकॉन्सेप्शनली बोलते हैं इसको, लेकिन मतलब सेकेंडरी oocyte दैट्स अ रिलीज्ड, मतलब कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं एक्चुअली, वो सेकेंडरी oocyte ही हुआ। ठीक है, तो अगर जिसको आप बार बार ओवा बोलते हो कि इट इज वेटिंग एट द फैलोपियन ट्यूब, तो एक्चुअली वो सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, तो हम कई जगह इंटरचेंजेबली, कई जब आप लिखते हो कि फैलोपियन ट्यूब में ओवा वेट कर रहा है, तो असल में वो ओवा नहीं है, वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, अच्छा, जो फाइनल डिवीजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी बनी, उस टाइम पे जो मेन जो आपके पास स्ट्रक्चर बन रही है उसको क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? पहला पोलर बॉडी बन गया, सेल बन गया उससे, उसके बाद दूसरा पोलर बॉडी बना, आपके पास सेकेंडरी oocyte बने, सेकेंडरी oocyte में आपके पास जो सेकेंड पोलर बॉडी बन रहा है, एक तो सेकेंड पोलर बॉडी बन गया, ये जो दूसरा सेल बना है इसको क्या बोलते हैं? ऊटेड। ऊटेड वर्ड यूज होता है सेकेंडरी oocyte में, जब फाइनल आपका मियोसिस 2 हो जाता है, उसके बाद आपके पास सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, और कुछ केसेस में नंबर ऑफ पोलर बॉडी कितने? 2। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पोलर बॉडी, मतलब पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाए और नंबर ऑफ पोलर बॉडी 3 हो जाए, कुछ केसेस में, नॉट ऑलवेज। अच्छा, ये पोलर बॉडी कहाँ जाता है? फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कहाँ मिलेगा? कौन से स्पेस में? पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस है क्या? ये कहां पर होता है पेरीविटेलाइन स्पेस? एग का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहां है पेरीविटेलाइन स्पेस? कहां है? नहीं। हाँ श्रेया, कहां होगा? जोना पेलोसिडा और एग की जो मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस है, दैट इज अ पेरीविटेलाइन स्पेस। हमें मोस्टली, हमने एग का मेम्ब्रेन तो देखते नहीं है, हम तो सीधे बोल देते हैं कि इसका एग का मेम्ब्रेन हो गया जोना पेलोसिडा, लेकिन जोना पेलोसिडा और एग की जो मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस है दैट इज व्हाट? पेरीविटेलाइन स्पेस। अगर आप एग बनाओगे, ये एग हो गया, राइट? इसके बाद आप एक और ये जो लेयर बना रहे हो दैट इज अ जोना पेलोसिडा, ये आपकी जो लेयर है दैट इज अ जोना पेलोसिडा। इन दोनों के स्पेस, हालांकि इतना बड़ा स्पेस नहीं होगा, लेकिन जो भी स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस। और जो आपके जो पोलर बॉडीज होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? इस स्पेस के अंदर ही आ जाते हैं, फिर बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चे?
ठीक है। चलिए, तो ओवुलेशन वाले दिन पे क्या होता है, एट द 14th डे मिडिल ऑफ द साइकिल FSH एंड LH एट द पीक, इसी को क्या बोलते हैं, LH सर्ज, क्या बोलते हैं बच्चे, LH सर्ज बोलते हैं, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओनली 1 ओवम पर साइकिल में आपका एक ओवा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम कंटिन्यूज, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपके पास जैसे ही रिलीज होगा तो ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में, और जो भर भर के क्या दे रहा होता है, आशीर्वाद, मतलब प्रोजेस्टेरॉन इज अ काइंड ऑफ कि वेडिंग हो गई 14th डे पे, 14th डे वाज द वन जिसमें होता है ना कि अब जैसे कोई घर में बूढ़े लोग होते हैं, अब उनको तो पता नहीं कि लड़का आया है नहीं आया है, वो भर भर के आशीर्वाद दिए जा रही हैं दादी माँ कि बेटा सुखी रहो, दूधो नाओ पूतो फलो, और वो दूधो नाओ पूतो फलो इज लिटरली प्रोजेस्टेरॉन, कि जिससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो डेकोरेशन है, जो एंडोमेट्रियम है, वो कैसी होती जा रही है, प्रोलिफरेट करती जा रही है, कि इन केस हो सकता है दूल्हे की फ्लाइट मिस हो गई हो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, गाना चल रहा हो पीछे, तो कहीं कुछ इस तरीके का कोई सीन चल रहा है, और हो सकता है वो आ भी जाए, ठीक है, तो उस वजह से आपके पास थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में आपके पास आता है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। तो टोटल हमने कितने फेज पढ़े, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और proliferative phase, third one is the ovulation, and last one is the luteal or secretory phase, fixed 14 days, right? जो आपने देखा लास्ट में हम क्या करते हैं, 14 डेज को माइनस करते हैं, राइट? तो आप डेज ऑफ ओवुलेशन अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करने हैं, किसी का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज चेंज हो रहा है, मतलब डेज चेंज हो रहे हैं, तो डेज ऑफ ओवुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ मेथड। अगर इस साइकिल को आपको पता चल गया तो आपको पता है नेचुरल एब्सटिनेंस जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ेंगे वहाँ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें होता क्या है, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन इज हैपनिंग हियर इन द ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, क्योंकि एंडोमेट्रियम को आप प्रोलिफरेट करा रहे हो। रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि वहीं से क्या आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग, एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड, ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, एंडोमेट्रियम इज स्लॉट ऑफ एंड मार्किंग अ न्यू साइकिल, अगर इन केस ओवा फर्टिलाइज नहीं हो रहा। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्लियर हो गए, ठीक है। देयर आर 4 फेजेस, और उसमें कैसे, अगर आपसे पूछा जाए FSH और LH का बताइए सर्च कहाँ होता है, ओवुलेशन पे होता है, ठीक है। और आपके पास अगर ईस्ट्रोजन के बारे में पूछा जाए, किस पे, ईस्ट्रोजन, अगर आपका फॉलिकुलर चेंज आ रहा है, फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन का भी तो राइज होगा ना, तो ईस्ट्रोजन का भी राइज होता है, ठीक है। एंड देन फाइनली यू विल बी हैविंग द ओवुलेशन ऑन द 14th डेज, ठीक है। चलिए, सो ये हमने पढ़ लिया सारे फेजेस, इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव वन जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो लेट मी 15 to 30 डेज ये हो चुका सारा, वी हैव डिस्क्राइब्ड इन अ वे। एक थर्मोजेनिक इफेक्ट इन व्हाट सेंस, मतलब टेम्परेचर का, हाँ, तो जो 14th ओवुलेशन का डे होता है उसमें टेम्परेचर का राइज होता है, उसी को किसकी वजह से बचे, प्रोजेनी LH की वजह से होगा ना। आपका जो 14th डे पे ओवुलेशन हो रहा है उसी टाइम पे तो हीट, मतलब अगर आप लिटरली बोलें कि वही एक फेज होता है जिसमें आपका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा सा वो होता है। तो थर्मोजेनिक इफेक्ट आप किस सेंस में बोल रहे हो, मतलब थर्मोजेनिक इफेक्ट तो LH वाले से ही रिलेटेड है, प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन के लिए वो उसी में आएगा, LH में ही आएगा, बाद में तो प्रोजेस्टेरॉन वाला तो बाद में आ रहा है, उससे पहले तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है उससे पहले आप प्रोजेस्टेरॉन कैसे रिलीज करोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये एक आपके पास एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें जो बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज ओवम, ठीक है। इस ओवम के अंदर अभी ये अब जो लेयर है, दिस वन, द आउटर वन, ये आपके पास एक लेयर है आउटर, ये लेयर कौन सी है, बाहर वाली, दैट इज अ जोना पेलुसिडा, ठीक है। उसके अंदर ओवा की मेम्ब्रेन है एक, और उन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज अ पेरीविटेलाइन स्पेस। ये जो सेल्स हैं बाहर की वो कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो सेल्स होती हैं वो आपस में कैसे रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, किसके थ्रू, ये जो सेल्स आपको दे रखी हैं इनके बीच बीच में एक मटेरियल होता है, हाइलोरोनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है,
तो ये जो सेल्स हैं आपकी, उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? हाइलोरोनिक एसिड। आपकी सेल्स है एक, इनके बीच में है हाइलोरोनिक एसिड। ठीक है, तो अगर स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म को क्या क्या ब्रेक करना पड़ेगा भाई? पहले तो मतलब जो इसके जो सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल को हटाना पड़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल जो कोरोना रेडिएटर को साथ में रख रहा है। ठीक है, एक तो उसको ब्रेक डाउन करना है, तो उसके लिए क्या होता है उसके पास? हाइलोरोनिडेज एंजाइम होगा जो किसको ब्रेक डाउन करेगा? हाइलोरोनिक एसिड को। तो एक हमारे पास अगर हम देखें कि इस इवेंट पे अगर हमें रिएक्शन देखनी है तो कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर फर्टिलाइजेशन हमें करना है, फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पता है कि स्पर्म्स आपके मेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो काफ़ी वीक्स तक रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो उनका लाइफ कितना होता है? 48 टू 72 आवर्स, इतना लाइफ है। 48 टू 72 आवर्स इतना लाइफ है। अब ये पहुंच गया यहाँ पर, कहाँ पहुंच गया? एग के पास, जिसके सराउंडिंग में सेल्स हैं जिनको बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। बहुत सारे सेल्स हो गए। ये सेल्स ऑफ जो कोरोना रेडिएटा हैं, ये दीज गेट सीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वन सब्सटेंस कॉल्ड हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर अ एंजाइम जिसका नाम है हाइलोरोनिडेज। एंजाइम का नाम हो गया और एसिड से सीमेंटेड है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एक एंजाइम रिलीज करेंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या ब्रेक डाउन करना है आपको? वॉल, मतलब दिस कोरोना रेडिएटर यू रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, राइट? तो एक तो आपके पास एंजाइम हो गया। व्हाट एल्स यू रिक्वायर? आपके पास एक एक्रोसन करके वो होता है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग। एक तो हो गया कॉर्टिकल पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना मतलब स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोना रेडिएटा। इस मेम्ब्रेन को पहले आपने ये सीमेंटिंग मटेरियल हटाया, तभी तो आप इसको पेनिट्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। व्हाट एल्स यू रिक्वायर? हाँ बचे, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अलग एंजाइम है। एक वर्क कर रहा है सेल्स को ब्रेक डाउन करने में, दूसरा वर्क कर रहा है सीमेंटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है? जोनालाइसिन। दूसरा नाम क्या है इसका बच्चे? और एक्रोलाइसिन, एक्रोसिन। ठीक है, जोनालाइसिन और एक्रोसिन, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू पेनिट्रेट द ओवा। ठीक है, आप क्या करोगे कि जब आप ये तीन एंजाइम रिलीज करोगे तभी तो इस एग की वॉल को ब्रेक कर सकते हो ना। आपने देखा एक एग के सराउंडिंग में क्या क्या है? मतलब मैं अगर अलग से एक एग बनाता हूं तो सबसे पहले आपके पास ये एग हो गया। ठीक है, एग के सराउंडिंग में आपके पास एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है? ये आपके पास मेम्ब्रेन है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस मेम्ब्रेन? दैट इज अ जोना पेलोसिडा। उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है? मतलब जो स्पेस है, दैट इज अ पेरीविटेलाइन स्पेस, PV। ये आपका एग का मेम्ब्रेन है और ये बाहर वाला क्या है? जोना पेलोसिडा। और जोना पेलोसिडा के सराउंडिंग में कौन से सेल्स है बच्चे? ये आपके कोरोना रेडिएटा है यहां सेल्स। इनको फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, जो आगे चल के आपका क्या बना लेते हैं? कोरोना रेडिएटा बना लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच में कुछ मटेरियल होता है, उसको ही क्या बोल रहे हैं बच्चे? व्हाट्स द नेम? यहाँ आपके पास कोई सब्सटेंस फिल है, दैट इज अ केमिकल दैट यू आर हैविंग दैट इज सीमेंटिंग ऑल दीज सेल्स। उनको बोलते हैं हाइलोरोनिडेज। वो हाइलोरोनिडिक एसिड। ठीक है, वो एसिड इसको क्या कर रहा है? सीमेंट कर रहा है। उसके बाद उस एंजाइम के थ्रू आप ब्रेक डाउन कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, स्पर्म यहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद जैसे ब्रेक डाउन किया तो उसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है मेम्ब्रेन में? डीपोलराइजेशन। वैसे क्या होता है? बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। जैसे ही स्पर्म का हेड यहाँ टच करेगा, टच करने के साथ ही
जो रिएक्शन होगी उससे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और डीपोलराइजेशन से होने से होता क्या है, तो आपके पास यू आर स्टॉपिंग द पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को आप स्टॉप कर रहे हो। और एक और भी चीज होती है कि जैसे आपका कैल्शियम का इनपुट भी होता है, जिसकी वजह से विप्लैश मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और स्पर्म बहुत तेजी से उसकी टेल वर्क करने लगती है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है फास्ट ब्लॉक और दूसरा होता है एक स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी? ठीक है, जैसे जो आपका जो मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया उसको तो आपने बोल दिया फास्ट ब्लॉक, व्हाट अबाउट द स्लो ब्लॉक? क्या हटा देते बचे? रिसेप्टर रिमूव करने का मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे वो हो गया, कैसे आप उसको फर्दर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ZP3 द रिसेप्टर नेम है, रिसेप्टर का वो है। हाँ, एनीवन एल्स? क्या जो कॉर्टिकल एक्सट्रूजन होता है वो क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सट्रूजन एक वर्ड यूज होता है इसमें। जो स्लो ब्लॉक आता है उसमें अगर आप पढ़ोगे तो एक होता है जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें से कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, दोज विल बी कमिंग आउटसाइड और वो स्पेसेस में फिल हो जाएंगे, मतलब एक तो डीपोलराइजेशन हो गया और कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, those cortical granules will be stopping the further, that will be called as a slow block, क्योंकि फास्ट में आपको पता है जब भी नर्वस चेंज आते हैं दैट्स वेरी फास्ट, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज कर दो आप फिर कोई वो नहीं होगा। बट देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनको आप बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी आ जाएंगे, एक्सट्रूजन बोलते हैं उनका, एक्सट्रूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जब वो आ जाएंगे तो इट विल बी स्टॉपिंग द पॉलीस्पर्मी फर्दर और उसकी वजह से आपका जो एंट्री है वो रुक जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो, तो इतना हमने किया। उसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। आपका जाइगोट का फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म्स पहुंच गए, कितने पहुंच रहे थे स्पर्म्स ओवा के पास? 250 के अराउंड आपके पास स्पर्म पहुंच रहे थे। आपके वजाइना में कितने पहुंच रहे थे? 200 to 300 मिलियन। सर्विक्स को क्रॉस करके कितने पहुंचते हैं? 10,000। और उसके बाद 250 के अराउंड आपके एग के पास पहुंचेंगे और उसमें भी फिर जब रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन के बाद आप देख रहे हो ओनली वन विल बी एबल टू फर्टिलाइज द एग। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज के 8 वीक्स तक की जो स्टडी है उसी को एम्ब्रियोलॉजी बोल रहे हैं। मतलब जो एम्ब्रियो है आपका, अगर 8 वीक्स तक आप स्टडी कर रहे हो, कितने वीक्स तक? 8 वीक्स तक आपने जाइगोट से जो स्ट्रक्चर बनी, जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं उनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोल रहे हैं। 8 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उस फर्दर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फीटस। 8 वीक्स के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को बोलते हैं फीटस। उससे पहले हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो की स्टेजेस आपने पढ़ा होगा सारा, सबसे पहले क्लेवेज होता है, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस स्टेज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? फिर गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अगर आप पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा? क्लेवेज आएगा। क्लेवेज आने के बाद आप इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, फिर ब्लास्टुला स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे एंड फाइनली ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, और क्लीवेज स्टार्ट एज जाइगोट मूव्स थ्रू द स्थिमस टू द यूट्रस। तो ऐसा नहीं होता कि जाइगोट जो है, कई बार जैसे एक क्वेश्चन था, डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि कौन से स्टेप में, अच्छा जितनी भी प्रोसेस अब इसमें होगी, क्या इसमें माइटोसिस हो रहा है कि मियोसिस हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस तो कहीं हो ही नहीं रहा। मियोसिस कैसे करोगे तुम? नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया ना। नहीं नहीं, आपके पास जब पूरा आपने फर्टिलाइजेशन का तो प्रोसेस वहां कर लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लेवेज प्रोसेस। आपके पास जब एम्ब्रियो बना रहे हो, एम्ब्रियो में फिर आप मियोसिस क्यों करोगे? मतलब लॉजिकली सोचो उसको। आप एम्ब्रियो बना रहे हो, एम्ब्रियो में आप अंदर ही अंदर, एम्ब्रियो के अंदर ही गैमीट्स बना लोगे या मतलब डिवाइड कर दोगे? अभी तो आपको सारे ऐसे सेल्स चाहिए जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहे, ठीक है। चलिए,
तो इसमें फिर डॉटर्स जो बनते हैं आफ्टर द क्लीवेज उनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। मतलब आपके पास जाइगोट से डिवीजन जब स्टार्ट होता है और जो पार्ट बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। इसमें आपने ये सारी स्टेजेस देखे होंगे, राइट? कि आपके पास स्टार्टिंग का फेज था, ओवा इज कवर्ड बाय द सेल्स, ये बाहर के सेल्स आप देख रहे हो, व्हाट दीज सेल्स आर? ग्रेनुलोसा सेल्स, राइट? उसके अंदर का पेरीविटेलाइन स्पेस, जोना पेलोसिडा, पेरीविटेलाइन स्पेस एंड देन एग। उसके बाद आपके पास स्पर्म्स आ गए, इसने फर्टिलाइज कर दिया, अंदर चले गए, एंड देन यू आर हैविंग द ब्लास्टोमियर्स जो डिवाइड कर रहे हैं। इसमें 8 to 16 स्टेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं? 8 to 16 स्टेज का नाम क्या है? दैट इज अ मोरुला। मतलब स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं लेकिन स्टेज का नाम क्या है? मोरुला स्टेज है। मोरुला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। इट इज रीचिंग आउट टू द, कहाँ पहुंच रहा है? यूट्रस के वॉल के पास पहुंच रहा है, वहां क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये डिवाइड कर रहा होता है तो क्या साइज इंक्रीज हो रहा होता है इसका? सेल डिवाइड हुई, 1 से 2 हो गई, 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ट्रांजिएंट फेज भी आता है, जैसे 1 से 2 हो गया, हमें लगता है 2 से 4 ही बनेगा, 3 बनता है। 1 से 2 बनता है, 2 से ट्रांजिएंट फेज बनता है 3, उसी टाइम पे तीसरा सेल डिवाइड कर रहा होता है, सीधे डिवाइड होकर सीधे 8 में पहुंचता है। 4 वाला स्टेज ही आपको मिलेगा नहीं। जैसे कई बार हम दिखा देते हैं कि 4 भी मिल रहा है, लेकिन एक ट्रांजिएंट फेज बनता है 3, और जो एग्जैक्टली जब जैसे ही बनेगा उससे, तो 1 वाला डिवाइड होकर सीधे 4 में जाके 8 बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला डिवीजन पहले हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सेल्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 1 से 2 बने, अब आप सोचोगे 2 एक साथ डिवाइड करें, साइमल्टेनियसली डिवाइड करें और 4 बन जाए, ठीक है। तो पहला वाला सेल एक बार डिवाइड हो गया, और पहला जब डिवीजन होता है तो दूसरा डिवीजन उससे लॉन्गिट्यूडनल होता है। मतलब पहला डिवीजन अगर आपके पास ये सेल है, अगर इसमें ये दोनों अगर डिवाइड हुए ऐसे, ठीक है, उसके बाद का जो सेकंड डिवीजन होगा वो ऐसे होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिवीजन होता चला जाता है। यू विल बी हैविंग द मल्टीपल फेजेस, और उसके बाद जो स्टेजेस आएंगी, मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाए तो स्टेजेस अगर आप बताओगे पूरे एम्ब्रियोलॉजी की, तो सबसे पहले आपके पास आता है विच स्टेज? सबसे पहले आएगा क्लीवेज। जो आप स्टार्टिंग की स्टेजेस देख रहे हो, सबसे पहले आ रहा है क्लीवेज। आप स्टेजेस लिख लीजिए। सेकंड इज इम्प्लांटेशन, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस, और आपका इसी में आपका ब्लास्टोसील जो आपकी कैविटी बनती है, दैट विल आल्सो बी फॉर्म्ड इन दिस, राइट। और उसके बाद आपके, अच्छा, ये जो कैविटी बन रही है वो कौन से सेल से बन रही है, कहाँ से बन रहा है? अच्छा, एक चीज हमने, एक कैविटी बन रही थी, आप तो एंट्रम के बारे में पूछ रहे थे, वो कौन से सेल से बनी होती है? एंट्रम जो होती है कहाँ प्रेजेंट होगी? टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन बनी कौन से उससे होती है, कौन से सेल से बनती है? ग्रेनुलोसा सेल से बनती है, ठीक है। तो हमें ये तो पता होता है कि एंट्रम है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कौन से मेम्ब्रेन से बन रही है, कौन सी लेयरिंग है। तो जो एंट्रम है दैट इज फॉर्म फ्रॉम व्हाट? ग्रेनुलोसा सेल्स से बनी होती है। और जो ग्रेनुलोसा सेल जोना पेलिसिडा और ओवम के क्लोज होते हैं, वही क्या बनाते हैं? कोरोना रेडिएटर, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं इस कैविटी पे। तो ब्लास्टोसिस हो गया, उसके बाद क्या बनाते हैं? गैस्ट्रुलेशन, और लास्ट में आपके पास ऑर्गेनोजेनेसिस। So these are the steps that you will be having in the embryogenesis, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें हम देख रहे हैं कि जब एग पहुंच जाता है एम्ब्रियो में, तो विल बी हैविंग दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसके थ्रू बेबी को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। इट इज हेल्पिंग इन द न्यूट्रिशन पार्ट। और इसमें आप एक बता सकते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है? आईजी, आईजी जी करती है, आईजी ए करती है? कितने लोग कह रहे हैं जी करती है? कितने लोग कह रहे हैं आईजी ए करती है? ठीक है, मतलब आईजी जी करती है, ठीक है। तो हम सबकी मर्जी से मान लेते हैं कि आईजी जी करती है, सही में आईजी जी करती है, ठीक। ट्रोफोब्लास्ट इज अ लेयर, बच्चे, जो इसकी जो लेयर होगी, जैसे इसमें भी जो सेल्स हैं, एम्ब्रियो की जो सेल्स है, जब अंदर जाएगा तो उसमें लेयर बन जाती है। जैसे अभी हमने ओवा वाला सेल देखा, तो जोना पेलोसिडा था, अंदर सेल डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवाइड करके एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है।
जैसे आपने देखा ये जोना पेलोसिटा था और अंदर सेल था, एग था, वो फ्यूज करके जब डिवाइड हुए तो सेल्स क्या होते हैं, सेल्स गेट अरेंज्ड, ऐसे एक लेयर बना लेंगे। इस लेयर को ही क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं बच्चे। दिस इज द वन जो आपके पास क्या होगा, एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें बनेंगी, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, वो बहुत डिटेलिंग है। मतलब अगर आप इसमें एम्ब्रियोलॉजी में जाओगे तो इट रिक्वायर्स द 5 to 6 लेक्चर्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनेगी, मतलब एनिमल पोल से लेके एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, जो कैविटीज़ बन रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बनेंगे, प्लेन बनेंगे। तो इट्स अ वेरी मच इन डिटेल, पहले हुआ करता था लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चल, IgA इज इन अ कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है। महाराष्ट्र में एक मिठाई होती है जो कोलेस्ट्रम से स्पेशली बनाई जाती है, काऊ के जो कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट वो निकलेगा उससे एक मिठाई बनाई जाती है, प्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, आपको पता है। तो उसमें आपको मिल्क में पता है IgA एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होगी मिल्क में, IgG विल बी क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, IgM कैसी होती है, पेंटामेरिक होती है। इन्फेक्शन के टाइम पे सबसे पहले कौन सी आ रही थी, IgM आ रही थी क्योंकि पेंटामेरिक थी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। उसके बाद आता है पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन पार्ट। पार्चुरेशन हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। पार्चुरेशन मतलब इजेक्शन ऑफ द बेबी, ठीक है। इजेक्शन ऑफ द बेबी में आपके पास होगा क्या कि यू विल बी सेंडिंग द सिग्नल, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा के थ्रू आपको सिग्नल मिलेंगे, जिससे क्या होगा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। और आपको ये भी पता है कि प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है, इस सर्विक्स वाले पार्ट में वी आर हैविंग अ वन वैक्सी सब्सटेंस जो एक प्लग की तरह काम करता है। आप क्या करते हो, जो नॉर्मल फेज होता है जब बेबी ग्रो कर रहा होता है तो सर्विक्स को एक प्लग के थ्रू बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, उसकी वजह से वो बंद रहता है, एक फ्लूइड इसके अंदर फिल रहेगा, राइट, जो कैविटी में है। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फर्स्ट जो कंफर्मेशन मिलता है, जब वाटर ब्रोक बोलते हैं, तो दैट इज हैपनिंग कि ये ब्रेक हो जाएगा, और उसकी वजह से जो वाटर बैग ब्रेक होता है, दैट्स द फर्स्ट इंडिकेशन व्हेन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर द डिलीवरी, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या क्रिएट होता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, that will lead to the one if reflex action, that is a fetal ejection reflex, और उसके थ्रू you will also be releasing the oxytocin from the posterior pituitary of mother, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी से पहले तो आपने नहीं देखा होगा कि मदर मिल्क रिलीज कर रही है, इट विल हैपनिंग आफ्टर द पार्चुरेशन, राइट। तो पोस्टीरियर में आपको पता है ऑक्सीटोसिन का रोल क्या था, ऑक्सीटोसिन का रोल था व्हाट, इजेक्शन ऑफ द मिल्क, नॉट सिंथेसिस, राइट। तो उसके बाद इट कॉजेज द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर किसी को पेन नहीं होते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं तो विल बी गिविंग द आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन टू देम, और उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ बेबी हो जाएगा, और उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देंगे, पार्चुरेशन, और उसके साथ ही एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, ठीक है। और दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द विच ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, राइट। और चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है दैट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इज अ न्यूरो एंडोक्राइन, और ऑक्सीटोसिन को आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हो। इज इट क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है मेमरी ग्लैंड का, अगर हम देखेंगे ये तो एक आ गया जेस्टेशन वाला फेज। अगर आप देखें जेस्टेशन फेज में हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग द 9 months। उन 9 months के अंदर यूल बी सीइंग के फर्स्ट मंथ में जब 4 वीक होते हैं तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। 8 वीक के अंदर फीटस के अंदर लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। 12th वीक में अगर आप जाओगे तो यू विल बी हैविंग द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या डेवलप हो जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप हो जाएगा, लिम्स एंड आपके डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। हार्ट तो सबसे पहले आ जा रहा है इन द 4 वीक्स। सेकेंड में जब आते हैं, कोई भी एनोमली होती है अगर, तो दिस 18 to 22 वीक्स के अंदर फीटस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दिस स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कपल, कि ये स्कैन कराने को कंपलसरी बोला जाता है, क्योंकि यही आपको पता चलेगा कि फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस पता चलता है, अपीयरेंसेस ऑफ द हेयर ऑन द ग्रोथ, और बॉडी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे, हेड पे हेयर्स आएंगे, उसके बाद बॉडी पे आएंगे, और लास्ट में आई लैशेज आर फॉर्म्ड इन 24 वीक्स, और इन द 36 वीक फीटस इज फुली डेवलप्ड। अच्छा मुझे बताइए, लास्ट हमारे पास आ रहा था मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में बताइए पाथ क्या था, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, क्या पाथ था,
बताइए कैसे कैसे मिल्क पास होता है? सबसे पहले क्या था? हाँ जी, मेमोरी, मेमोरी लोब्स हैं, उसके बाद क्या आता है? फिर बताइए क्या है? एल्विलाई। क्या पढ़ा था हमने? लिमिटेड व्हाट? एलन। तो एल से क्या आ रहा था? आपके सबसे पहले आप क्या बनाते हो? लोब्यूल्स, ठीक है। लोब्यूल्स के बाद क्या था? ट्यूब्यूल्स। नहीं सॉरी, एल्विलाई। एल्विलाई के बाद क्या है? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के बाद क्या बनाते हैं? डक्ट। उसके बाद एम्पुला, और फिर क्या बनता है? लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट से फिर कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी होती है। और IgG आपके पास किस में होती है? प्लेसेंटा से जो क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा क्रॉस करने वाला जो एंटीबॉडी है, द नेम इज IgG, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि अभी शायद आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ओके, यस। नहीं नहीं सर, हो गया, शायद टेस्ट है इन लोगों का, तो वी आर फिनिशिंग इट। ओके।